हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज असदुद्दीन ओवैसी का बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। उनमें असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए एक बड़ा पैगाम दिया है और सरकार पे, जो कि भारत में बीजेपी की सरकार है, उन पे सीधा टारगेट किया है और सरकार पे निशाना साधा है। आपको पूरी बात सुनाएंगे असदुद्दीन ओवैसी का, जो क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे हैं। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार पे हमलावर रहते हैं। कई विपक्षी पार्टियां हैं जो कि कई सारे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ओवैसी ही एक ऐसा लीडर है, एक ऐसा नेता है जो कि सभी मुद्दों पे खुलकर अपना बात रखते हैं, अपना राय देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करना चाहती है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से इसको गलत बताया और संविधान के खिलाफ बताया। कई सारे संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देते हुए बताया कि इस आर्टिकल के खिलाफ है। तो दोस्तों, आप सबको बता दूं कि एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कई सारे मुद्दों पर बात करते हुए मुसलमानों के ऊपर एक तरफा जुल्म किया जा रहा है, कई सारे बात कही है। पहले आप सब असदुद्दीन ओवैसी का ये रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है मैं आसमान को कर रहा हूँ? सर, मैं ये पूछ रहा था ऑपरेशन के बारे में बोलिए कि कल जिस प्रकार से आपने तकरीर की। कल आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट नहीं पढ़े? आप तो माशाल्लाह से ज्ञानी हैं, आप तो हर चीज पढ़ लेते हैं। आप तो हाथ भी पढ़ लेते हैं। तो पढ़ लिया सर। अरे, जब तो टीएफआर रेट गिर चुका है तो फिर अब कौन सा लड़ाई लड़ेंगे लोग? मोदी सरकार कह रही टीएफआर गिर गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ रिपोर्ट कह रही है। हमेशा हम कह रहे हैं कि झूठ और झूठ का पलिंदा ये लोग करते हैं लोग। जब टीएफआर रेट गिर रहा है तो फिर आपको अब कौन सा कानून बनाएंगे? अब आप हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में है वो विश्व में किसी देश में नहीं है। कि आपकी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की, आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते। आप सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ध्यान बटाओ टेक्निक आप करते हैं। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड कब तक लास्ट करेगा? 2040 तक लास्ट करेगा। आप जब उससे पहले इस्तेमाल करिए ना, इन लोगों को नौकरी दीजिए, कुछ करिए। सर, कल आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन किया था आपके पब्लिक मीटिंग में, तो आप कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूपी में ये अब इसको मैंडेटरी करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर रहे हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट से पास हुआ है ना, तो उसको आप क्या करेंगे? निकाल देंगे क्या? हाँ, बताइए। आप हिंदू मैरिज एक्ट को, आप पार्लियामेंट का एक्ट है, उसको निकाल देंगे क्या? और दूसरी बात हमको बताइए, अच्छा सवाल किया आपने मैडम, आपने मेरे दिमाग के तारों को खोल दिया। अब आप ये बताइए कि ट्राइबल ग्रुप्स में उनका कस्टमरी राइट्स है, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, निकाल देंगे क्या? चैलेंज करता हूं, बताओ बीजेपी वाले, बताइए। अमित शाह बताओ, आसाम का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, बताओ। अच्छा, और एक चीज, सप्तापति है, हिंदू शादी में सप्तापति जरूरी है, उसको रखेंगे निकालेंगे? आप बताइए हमको। ट्राइबल्स में पॉलीगेमी भी है और पॉलीएंड्री भी है, रखेंगे निकालेंगे? आप मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में हमको कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन हमने दिया, रखेंगे निकाल देंगे आप? और फिर दूसरा बताइए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रिबेट सिर्फ हिंदू को मिलता है, भाई मुसलमान, ईसाई, सिख को क्यों नहीं मिलता? और आपको मालूम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की वजह से इट कॉस्टेड पब्लिक एक्सचेकर इन 2015 एंड 16 3064 करोड़। अब बताइए। अच्छा, क्या डायरेक्ट पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या खाली आर्टिकल 44 है? शराब पे पाबंदी नहीं है? बंद करिए शराब को, बंद करिए शराब को। मेरा डिमांड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शराब को बंद करो। चलो, नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 44 की बात करते हैं वो शराब पे इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि शाम 6:30 बजे उनको टॉनिक लेना पड़ता, नहीं लिए तो गिर जाते वो लोग। उसके लिए मैं कहता हूं वो कुत्ते का पेशाब है, शराब नहीं है। माफ करना मेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को, मगर आप पाबंदी लगाइए शराब पर। आपने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह नहीं कहा गया कि देश में जो रिसोर्सेज हैं इक्विटेबल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए।
क्या ये बात सच नहीं है मोदी जी कि देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, आर्टिकल 38 नहीं बोलता ये। और फिर जो 50% देश की आबादी, उसको खाली 6% देश की दौलत है। ये अच्छे दिन की बात किए थे मोदी जी आप, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, वो अब उसकी बात नहीं करते। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए? कितना एम्प्लॉयमेंट है भाई साहब? अभी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में? 7% करीब अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। आप इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात नहीं करते, खाली 44 पकड़े हुए हैं। शराब पे पाबंदी आयद करिए, वेल्थ को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करिए। उसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल सर, कोड है। इन सब सुधारों के साथ आप सजेशन दीजिए एक्सेप्ट कर लेंगे सर? क्या मतलब ये अब आपके नहीं, विरोधी ये कह रहे हैं हमारा कि हमारा अगर आपके सुनिए, धर्म में सर, एक मिनट बस मैं पूरी कर लेता हूं। पूछिए राघवन साहब, पूछिए। आप बेंगलुरु से आए, पूछिए। मैं ये कह रहा हूं सर कि आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर आपके धर्म में सब कुछ ठीक है तो ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इट शुड बी वॉलेंट्री नॉन मैंडेटरी। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अगर आप फोर्सबली करेंगे मुसलमानों पे तो देश में अनार्की होगी, देश में अनार्की होगी। आप सजेशन देना चाहेंगे तो क्या सजेशन? हमारा मानना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है इस देश की। इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश की प्लुरलिज्म, इसकी खूबसूरती है। अच्छा, गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हैं वहां पे हिमाचल में। गोवा में अगर किसी हिंदू बहन और भाई शादी होती है